हेलो। नमस्कार बच्चों। जैसा कि पिछली क्लासों में अपन ने एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 ये तीनों कंप्लीट कर ली थी, तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं अपने पार्ट थर्ड पे। मतलब अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 जो बच रही थी उसको अपन देख लेते हैं क्या है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। मतलब आपको क्या करना है, इसमें ये बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कब होती है और अपरिमेय संख्या कब होती है। तो आइए अपन देखते हैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस √5। आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये पहले बता दिया है, मतलब फर्स्ट क्लास में, कि परिमेय संख्या कब होती है और अपरिमेय संख्या कब होती है। मतलब कि जब कभी दो परिमेय संख्याओं को अपन ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो उसका मतलब वो संख्या हमेशा क्या आती है? परिमेय आती है। लेकिन जब किसी परिमेय संख्या में कोई एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो यहाँ पे क्या है, दो एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को क्या कर रखा है? माइनस कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? अपरिमेय। रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय। मतलब ये जो संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये इसका फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या है? सेकंड में देखो, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है 3 प्लस √23 माइनस √23। इसमें क्या है कि देखो, जब अपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो √23 से √23 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और अपने पास सिर्फ क्या बचेगा? 3 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? अपनी एक परिमेय संख्या है। ये अपनी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? अपनी एक परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या है यहीं पे बता देता हूं। देखो इसमें क्या है कि भाग में है तो यहां √7 से √7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और अपने पास जो संख्या बचेगी वो क्या बचेगी? 2/7। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में है और वहां पे p और q दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसमें दोनों तीनों कंडीशन क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अपना जो तीसरा है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जब किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं, जब किसी परिमेय संख्या को एक क्या है? परिमेय संख्या है और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर किसी परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो वो उसका मान हमेशा क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है वो उसका आंसर क्या है? अपरिमेय। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं पांचवा में। पांचवा क्वेश्चन में क्या है? वहां पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है 2π। पांचवें क्वेश्चन में दे रखा है 2π। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। मतलब यहाँ पे आपको पाई का मान नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के कंडीशन में क्या होता है कि जिस स्थिति, मतलब जिस कंडीशन में, जिस रूप में वो क्वेश्चन दिया जाता है उसी रूप में अपने को बताना होता है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं बता रखा कि आपको पाई का मान 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ऐसा इसमें नहीं बता रखा है। इसका मतलब क्या है? अपने को जिस कंडीशन में ये बता रहा है उसी कंडीशन में अपने को क्या लेना है कि परिमेय है या अपरिमेय। तो अपन क्या करेंगे कि मैं इसको p/q के रूप में बदल लेता हूं। p/q के रूप में बदलने के लिए मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया। अब ये p/q के रूप में बदल गई। अब बदल गई तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है तो वहां पे दो कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके संख्या क्या होती है? परिमेय होती है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि p और q ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर मतलब दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक तो पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे दो क्या है? पूर्णांक है। लेकिन ये जो पाई है ये पूर्णांक नहीं है। पाई पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब p, क्योंकि यहाँ पे p पूरा पूरा ही जो पद है 2π, ये पूरा ही क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो पूर्णांक, लेकिन पाई पूर्णांक
नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि p का पूरा ही मान पूर्णांक नहीं है। तो जब अगर पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब संख्या परिमेय भी नहीं है। तो जब संख्या परिमेय नहीं है तो संख्या क्या हुई, अपरिमेय। तो अपना इसका जो आंसर है वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में, निम्नलिखित व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है, सरल करना है। मतलब आपको चार व्यंजक, मतलब चार क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें प्रत्येक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल करना है। तो सरल अपन कैसे करेंगे, तो देखो इस अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन सरल करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसका मतलब क्या है कि इन ये दोनों आपस में, दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। मतलब पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस 3 को गुणा करेंगे अपन 2 से, फिर उसके बाद में इसी 3 को गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, फिर इस अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे 2 से, फिर इसी अंडर रूट 3 को गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन 3 का गुणा करेंगे 2 से, मतलब इसका जो उत्तर होगा वो कैसे होगा, सबसे पहले 3 गुणा 2, फिर प्लस, फिर 3 गुणा अंडर रूट 2, मतलब 3 का दोनों से गुणा कर दिया। इसके बाद में करेंगे अंडर रूट 3 का गुणा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो फिर आएगा प्लस, फिर आएंगे अंडर रूट 3 गुणा 2, फिर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, फिर आएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 2। हो गया। अब इसको सरल करेंगे, देखो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 आ गया, प्लस अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 2 अंडर रूट 3 आ गया, प्लस इसके बाद में अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया अंडर रूट 6। हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी एक अंडर रूट की संख्या और एक बिना अंडर रूट की संख्या होती है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 6 मत लिख देना। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 को अंडर रूट 2 से गुणा करना है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप इस 3 को इधर गुणा करके अंडर रूट 6 बना दो। अंडर रूट 6 तभी आएगा जब अंडर रूट, ये 3 भी किस में होगा, अंडर रूट के अंदर होगा। जब एक संख्या अंडर रूट के बाहर है और एक संख्या अंडर रूट के अंदर है तो बाहर वाली संख्या कुछ नहीं होती है, वो सिर्फ इसके बाहर ऐसी कैसी लिखी जाती है। मतलब ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। इस तरीके से इसमें क्या करना है, गुणा करना है, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसमें कुछ संख्या जुड़ रही है तो अपन जोड़ देंगे। ध्यान रखना यहाँ पे संख्या जुड़ नहीं रही है। क्यों नहीं जुड़ रही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों समान नहीं है। मतलब यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है। लाइक मतलब एक उदाहरण की तरह ये मान लो कि एक जगह x है और एक जगह y है, तो जब x प्लस वाई नहीं जुड़ सकता तो ये भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि x में कब जुड़ेगा, जब दूसरा भी क्या हो, x का ही पद हो, तभी x में x का पद जुड़ता है। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 ब्रेकेट 3 माइनस अंडर रूट 3। मतलब दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आइडेंटिटी क्या थी कि अगर एक संख्या अंडर रूट के बाहर है और एक संख्या अंडर रूट के अंदर है, मतलब a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी, ये वही आइडेंटिटी है जो आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ी है। कौन सी वाली, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ये वाली आइडेंटिटी, ये वही आइडेंटिटी है। इसमें क्या है कि a की जगह a है और b की जगह अंडर रूट b है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। तो आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले लिखा दी है। इसमें क्या होगा कि जो संख्या बिना अंडर रूट के अंदर है उसका तो हो जाएगा स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट में नहीं है, अंडर रूट के बाहर है, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर, और जो अंडर रूट के अंदर है उसका अंडर रूट हट जाएगा केवल। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे है 3 प्लस अंडर रूट 3, यहां पे है 3 माइनस अंडर रूट 3,
इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर है 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 6। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर। इसको अपने को करना है, एक आइडेंटिटी थी बताई, वो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अलावा मैंने ये वाली आइडेंटिटी भी आपको बताई थी, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी इसका होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि अगर संख्या अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर नहीं लगाना है, और अंडर रूट के बाहर है तो स्क्वायर लगाना है। मतलब जहां जहां पे स्क्वायर लग रहा है वहां वहां पे से स्क्वायर हट जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट a बी, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इसको, इस आइडेंटिटी से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों आइडेंटिटी एक ही है, फर्क सिर्फ इतना सा है, इसमें सिर्फ a प्लस बी है, इसमें अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट a की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट a की वैल्यू है 5 और अंडर रूट b की वैल्यू है 2। सॉरी, अंडर रूट a की वैल्यू है अंडर रूट 5 और अंडर रूट b की वैल्यू है अंडर रूट 2। तो आपको क्या करना है, a की जगह 5 रखना है और b की जगह 2 रखना है। तो देखो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। a की जगह क्या है 5, अंडर रूट a है, अंडर रूट 5 है, तो a की जगह क्या हो गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस अंडर रूट b और अंडर रूट 2, मतलब b की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस फिर आएगा 2 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई 2। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, ये कितना हो गया 7 प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट 10। ध्यान रखना कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को भी ऐड करके 9 अंडर रूट 10 कर देते हैं, 9 अंडर रूट 10 कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि कभी भी ये अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट, ये पूरा एक ही पद है और ये अलग पद है। ये इस तरीके से है कि 7 प्लस एक्स, ये क्या है 7 प्लस एक्स, तो 7 और एक्स जैसे नहीं जुड़ सकते वैसे ये भी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि x अलग पद है और 7 अलग पद है। ऐसे ही 2 अंडर रूट 10 ये पूरा अकेला पद है और 7 अकेला पद है, तो 7 में 2 कभी भी नहीं जुड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा कि जब ये जुड़ नहीं सकता तो इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा। ये जुड़ नहीं सकता तो इसका आंसर यही होगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद भी अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 2। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ब्रेकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखाई थी, वो क्या थी, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b। इसका क्या होगा कि मैंने इससे पहले आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर ये अंडर रूट में नहीं है तो इधर स्क्वायर लग रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट में है तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी सिर्फ a माइनस बी। यहाँ पे अंडर रूट में नहीं है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पे अंडर रूट में है दोनों, तो वहां पे दोनों से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 माइनस 2, क्योंकि एक की जगह क्या है 5 और बी की जगह क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। 3 इसका आंसर है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद भी अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है
कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, पाई क्या है, एक वृत्त की परिधि। मान लीजिए वो वृत्त की जो परिधि है उसको अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया। पाई क्या है, वृत्त की परिधि जिसको अपन ने सी मान लिया। पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास डी, उसके व्यास को क्या लिया, डी। देखो ये बोल रहा है जो परिधि है उस परिधि को इसने मान लिया सी और इसका जो व्यास है इस व्यास को मान लिया डी। व्यास को क्या मान लिया, डी। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का मतलब सी और व्यास मतलब डायमीटर, डायमीटर मतलब डी। अब ये बोल रहा है कि जो पाई है उस पाई को, ये जो परिधि है सी और ये जो व्यास है डी, इसके अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पाई है उसको इसके और इसके अनुपात में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, सी अपॉन डी। देखो पाई को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, सी अपॉन डी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वो संख्या परिमेय होती है। तो पाई को भी p बटे क्यू के रूप में c अपॉन डी की तरह लिखते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं ना कि पाई को इसके अनुपात में लिखा जाता है। तो ये इस कथन का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक परिमेय संख्या है, वो सॉरी पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार पाई क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये अंतर्विरोध कर रहा है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपको यह बताना है कि ये जो अंतर्विरोध है कि पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, एक अपरिमेय संख्या क्यों है, इसका निवारण आप कैसे करेंगे। तो इसका निवारण अपन ऐसे करेंगे, देखो करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि संख्या जिस रूप में होती है, अगर संख्या दशमलव के रूप में है तो आपको दशमलव के रूप में ही बताना है कि संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अगर संख्या भिन्न के रूप में है तो आपको भिन्न के रूप में ही बताना है कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अगर संख्या साधारण है तो उसी रूप में आपको बताना है कि संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पाई का मान ये होता है, लेकिन ये जो पाई है ये खुद पाई, ये जो पाई है इस खुद पाई को अपन p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके नीचे एक लगा दिया तो ये हो गया p और ये हो गया q। ये तो पहले से इसका जो मान है इसके मान को अपन p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पाई का जो मान है उस पाई के मान को, देखो पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो ये जो 22/7 है ये संख्या परिमेय है, ये जो 22/7 है ये परिमेय है। लेकिन बात अपन किसकी कर रहे हैं, पाई की, कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई का मान 22/7 होता है, इसका मान परिमेय है, ना कि ये पाई खुद परिमेय है। तो अपन पाई की बात करें कि पाई अपरिमेय कैसे है, तो इसी की बात कर रहे हैं कि पाई को मैंने क्या लिख दिया, पाई बटे 1, मैंने इसको p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या होता है कि अपने पास दो कंडीशन होती है कि p और q ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो पाई एक पूर्णांक है, क्या पूर्णांक में क्या आता है, पूर्णांक में जो प्लस और माइनस, पूर्णांक में क्या आता है, धनात्मक और ऋणात्मक गिनने योग्य संख्या। मतलब जिन संख्याओं को अपन गिनते हैं, मतलब अपन ने बचपन में जो गिनती सीखी है 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और 0, ये सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। तो क्या पाई उसमें आता है, उन जो अपन गिनते हैं, अपन ने गिनती सीखी उसमें पाई आता है, उसमें पाई नहीं आता है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। क्यू का क्यू तो पूर्णांक है, तो कंडीशन क्या कहती है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पाई पूर्णांक नहीं है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखोगे कि पाई का मान सी बटे डी, जो इसका अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो अनुपात है, पाई का जो मान है वो परिमेय है, लेकिन पाई खुद एक अपरिमेय इसलिए है कि पाई को p बटे क्यू के रूप में लिखने के बाद ये है पाया गया कि जो पाई है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि संख्या रेखा पर √9 को आपको क्या करना है, निरूपित करना है। मैंने आपको ये पहले बताया था कि अपन ने √2, √3, √5, √6, √7 इनको तो कर लिया। अब अपन करेंगे अंडर में जब पॉइंट वाली संख्या आएगी तो उसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसको करने का एक ही तरीका है, मैंने आपको दो तरीके से बताया था संख्या रेखा पे अंडर वाली संख्याओं को किस तरीके से।
इसमें जो सेकंड तरीका था उसी तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन करेंगे कि अंडर रूट में जो भी अपने को संख्या दे रखी है, अंडर रूट में अपने को जो भी संख्या दे रखी है, उस संख्या का जो भी अपने को संख्या दे रखी है उतनी सेंटीमीटर या उतनी यूनिट की एक लाइन अपन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे है 9.3, तो अपन क्या करेंगे 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 9.3 की एक लाइन क्या कर लेंगे अपन, ड्रॉ कर लेंगे। ये 9.3 की एक लाइन मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही 9 पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद में हमेशा इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में, चाहे वो पॉइंट वाले हो या बिना पॉइंट वाले हो, कि जो अंडर रूट में दे रखा है, जो अंडर रूट में दे रखा है उतनी अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद में जहां पे पॉइंट खत्म होता है उस पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की एक लाइन और आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो यहां से मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर लेता हूं। ये 1 सेंटीमीटर की मैंने और लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखो आपके पास क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके देखो ये तो कितनी है, ये तो जो लाइन है ये है 9.3 यूनिट, और ये जो लाइन है ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी, और जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको नाम दे दिया मैंने ओ, जहां पे अपन ने दूसरी लाइन स्टार्ट करी थी। अब क्या करना है, अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक ये पूरी जो लाइन है ये कितनी हो गई, 9.3, ये पूरी लाइन कितनी हो गई 9.3 प्लस 1, मतलब ये हो गई 10.3। ये लाइन कितनी हो गई 10.3 यूनिट, ये टोटल लाइन। अब आपको क्या करना है, ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है कि जो 10.3 है इस 10.3 का क्या करना है, आपको हाफ करना है। इस 10.3 का आपको क्या करना है, हाफ करना है, मतलब आधा करना है। तो जब इसका आधा करेंगे तो वो आएगा 5.15, जब इसका आधा करेंगे तो वो कितना आएगा 5.15। तो आपको क्या करना है कि इस 5.15 को एक क्या मानना है, इसका मिड पॉइंट, मतलब इसका मध्य बिंदु आ गया 5.15 आधा। तो ये समझ लो कि इसका जो मध्य बिंदु है वो लगभग इस जगह पे आ रहा है, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। मतलब यहां से यहां तक 5.15 है, यहां से यहां तक 5.15 है, ये है। अब आपको क्या करना है कि चाहे आप ये वाली दूरी ले लो या ये वाली दूरी ले लो, किसी वृत्त में कोई त्रिज्या होती है वो दोनों तरफ क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको एक वृत्त मानते हुए, आपको इसको एक वृत्त मानते हुए आपको क्या करना है, एक वृत्त अर्धवृत्त यहां पे प्रकार रखना है, यहां पे पेंसिल रखना है और एक अर्धवृत्त बना देना है। एक क्या बना देना है, अर्धवृत्त बना देना है। इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्त बना दिया। इसके बाद में क्या करना है, अर्धवृत्त बनाने के बाद में आपको ये जो लाइन है, ये जो जहां से अपन ने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची थी, यहां पे इस पॉइंट पे आपको एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, देखो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रकार को ऐसे खोलना है, थोड़ा सा खोल लो, यहाँ पे प्रकार रखो, पेंसिल से ओपन कर लो जितना आपकी मर्जी उतना। उसके बाद में एक बार आपने प्रकार को जितना ओपन कर लिया उसके बाद में उसको हिलाना नहीं है, यहां से आपको प्रकार रखना है और पेंसिल रख के और एक ऐसे अर्धवृत्त को घुमा देना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रखना है, प्रकार को हिलाना नहीं है, यहाँ पे प्रकार रखना है और पेंसिल से एक यहाँ पे चाप काट देना है। फिर इसके बाद में एक चाप यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ पे काट देना है। ये जो पहला चाप करता है वो 60 डिग्री पे करता है, दूसरा जो चाप करता है वो 120 डिग्री पे करता है। अब जो 90 डिग्री का कोण है वो इसके और इसके बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, प्रकार को हिलाना नहीं है, उतना ही रखना है। उसके बाद में एक चाप आपको यहाँ पे प्रकार रख के एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ काट देना है और एक बार प्रकार को यहाँ रख के एक चाप यहाँ पे काट देना है। अब आपको क्या करना है, जहां पे ये पॉइंट कट रहा है, जहां पे ये पॉइंट कट रहा है वहां से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से आपको ये क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे। ये जो है ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल है।
ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ये क्या बन गया, एक 90 डिग्री का एंगल। ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा आगे और बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब यहां पे ये जो लाइन क्रॉस कर रही है, ये जो लाइन क्रॉस कर रही है यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई √9.3। ये डिस्टेंस क्या हो गई, √9.3, √9.3 ये डिस्टेंस हो गई। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस यहां पे ना बता के इस नंबर लाइन पे बतानी है, तो आपको क्या करना है कि ये जो आपने रेखा, ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी, ये जो लाइन ड्रॉ करी थी आपने, इसको आप आगे बढ़ा लो। इस लाइन को क्या कर लो, आप आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ा लिया। अब आपको क्या करना है कि प्रकार से आपको ये नाप के, प्रकार से आपको यहां से यहां तक नाप लेना है। ये नापने के बाद आपको क्या करना है कि इस लाइन को, मतलब यहां पे प्रकार रखना है, यहां पे पेंसिल रख के और एक ऐसे चाप काट देना है, यहां पे चाप। ये जो इस नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे आएगा √9.3। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, इक्वल, मतलब बराबर होगी। ये √9.3 है तो ये भी √9.3 होगी। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि किसी अंडर रूट वाली संख्या को नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ये इसका आंसर है। इसके बाद में अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब यहाँ पे आपके लिए एक शब्द है परिमेयकरण। ये परिमेयकरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। परिमेयकरण का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर का परिमेयकरण, हरों का मतलब अंश बटे हर, मतलब अंश और हर। ये इस रूप में कोई अगर संख्या होती है, अंश बटे हर के रूप में अगर कोई संख्या होती है तो सिर्फ परिमेयकरण किसका होता है, हर का। तो परिमेयकरण का मतलब क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या हो गया, परिमेय करने की विधि। मतलब हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या है, हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या है तो उस अपरिमेय संख्या को किस में बदलना है, परिमेय संख्या में बदलना है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। दोबारा से सुन लो कि जिस संख्या में, हर में अगर कोई अपरिमेय संख्या है, उस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, परिमेयकरण कहलाता है। तो अपन यहाँ पे देखो, ये संख्या जो है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी अपरिमेय संख्याओं को अपन किस में बदलेंगे, परिमेय संख्या में बदलेंगे। उसी को अपन क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। तो आइए अपन बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, देखो कैसे बदलेंगे। देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/√7, 1/√7। देखो अपने पास दो प्रकार की संख्याएं हैं। पहली प्रकार की जो संख्या है उसमें सिर्फ क्या है, सिर्फ हर में एक ही अंडर रूट की संख्या है, ना तो कोई प्लस में संख्या है ना कोई माइनस में संख्या है। लेकिन जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है उसमें देखो दो संख्याएं हैं और दोनों ही अंडर रूट के अंदर है और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है, ठीक है। या इसमें देख लो एक संख्या अंडर रूट की है और एक संख्या बिना अंडर रूट की है। तो इसका मतलब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इस प्रकार का बनेगा कि जिसके हर में सिर्फ एक सिंगल संख्या होगी, सिंगल डिजिट की संख्या होगी, और एक इस प्रकार का कि नीचे हर में प्लस या माइनस के रूप में दो संख्याएं दी होगी। तो जब इस प्रकार की अगर कोई संख्या है तो उसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे कि हर में जो भी संख्या दे रखी है, हर में जो भी कुछ दे रखा है उस हर से, उस वो जो हर है उस हर से अपन क्या करेंगे, इस संख्या के अंश और हर दोनों को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। मतलब नीचे √7 है तो इस संख्या को एक बार √7 से अंश को भी गुणा कर देंगे और एक बार √7 से इसके हर को गुणा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए और वापस से वही भिन्न आ जाएगी। ऐसा करने से इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो परिमेयकरण का मतलब यही होता है कि अगर किसी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल रहे हैं तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेयकरण सही माना जाएगा। तो ऐसा करने से इसके मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब देखो इसको सोल्व करो, क्या करेंगे, √7 को 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ गया √7। इसी प्रकार √7 को √7 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई √49। अब क्या होगा, ऊपर तो आ गया √7 और नीचे √49,
अंडर रूट जो 49 है वो किसका वर्ग होता है? 7 का। भाई 49 49 का अगर अपन वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि अपनी जो ये 1/√7 थी, ये जो 1/√7 वाली जो संख्या थी, इसको अपन ने बदल के इस वाली संख्या के रूप में लिख दिया। मतलब इसके हर में जो अंडर रूट 7 था, उस अंडर रूट 7 को बदल के अपन ने क्या कर दिया? 7 कर दिया। मतलब परिमेय संख्या में बदल दिया। अंडर रूट 7 एक अपरिमेय है और 7 एक परिमेय है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक में अंडर रूट 7 का भाग लगाऊंगा तो जो भी इसका मान आएगा वो ही मान इसका आएगा। कि अगर अंडर रूट 7 में मैं 7 का भाग लगाऊंगा, एक में चाहे आप अंडर रूट 7 का भाग लगाओ या अंडर रूट 7 में आप 7 का भाग लगाओ, दोनों का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 1/, दूसरा जो क्वेश्चन है 1/√7 माइनस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि नीचे दो संख्याएं हैं और दोनों के बीच में क्या है? माइनस का चिन्ह है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है? इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो, आपको नीचे वो ही संख्या लिखनी है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया ऐसे कि ऐसे, इधर ही बता देता हूं। आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी आपको जैसे अपन ने नीचे जो संख्या थी उसी से गुणा किया है ना, वैसे ही नीचे जो संख्या है अपने को इसी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है। इसी संख्या से अपने को क्या करना है? ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। लेकिन सिर्फ आपको बदलना क्या है? बदलना यह है कि अगर नीचे माइनस की संख्या है तो यहाँ पे प्लस लेना है, और अगर नीचे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस लेना है। संख्या है वो ही लेनी है, संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे अंडर रूट 7 है, यहाँ पे अंडर रूट 6 है, यहाँ पे अंडर रूट 7 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 6। हर बार क्या करना है? अंश को भी गुणा करना है और हर को भी गुणा करना है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही मान आ जाएगा। मतलब इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यही अपना परिमेयकरण का नियम है कि उसके भिन्न का जो मान है उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा करने से क्या होगा? देखो, इसको गुणा करो तो अगर किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो यह हो गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अब नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। नीचे ये बन गया। तो नीचे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक आइडेंटिटी बताई थी अंडर रूट वाली, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लेंगे अपन? काम लेंगे। वो आइडेंटिटी क्या थी? मैं एक बार वापस से लिख देता हूं। अंडर रूट का ए प्लस अंडर रूट का बी गुणा अंडर रूट का ए माइनस अंडर रूट का बी। तो आपको क्या करना है? ए माइनस बी। इसको सीधा सीधा इसका आंसर है ए माइनस बी। मतलब अगर दो संख्याएं अंडर रूट के अंदर एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है और दोनों आपस में गुणा है, तो इसका मतलब उसका मान आएगा ए माइनस बी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे 7 माइनस 6। तो ये हो गया 7 माइनस 6 का मतलब क्या हो गया? 1। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, 1 और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? उसका मान वही आ जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट का 7 प्लस अंडर रूट 6। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जो अपरिमेय संख्या थी अंडर रूट 7 माइनस 6, उसको बदल के अपन ने क्या कर दिया? नीचे 1 बना दिया। नीचे क्या कर दिया? 1 बना दिया। 1 बनाने का मतलब उसको नीचे अपन ने 1 बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 1 को इसका जो भी मान आएगा उससे भाग लगाओगे और इसमें अगर 1 का भाग लगाओगे तो दोनों का मान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। ये इसका क्या है? आंसर है। इसके बाद में अपना अगला जो क्वेश्चन है 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वो क्या है? 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है? इसको ऊपर नीचे गुणा करना है, इसी संख्या से गुणा करना है। तो यहाँ पे अंडर रूट 5 ले लेना है, यहाँ पे अंडर रूट 2 लेना है, नीचे हर में भी अंडर रूट 5 लेना है और यहाँ पे अंडर रूट 2 लेना है। सिर्फ बदलना क्या है? यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या लेना है? माइनस का है। यहाँ पे माइनस होता तो प्लस लेते, प्लस है तो माइनस लेंगे। तो आपको गुणा करना है तो करो। देखो अब क्या करेंगे अपन?
एक को अगर इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2, वही मान आ जाएगा वापस, और नीचे क्या बन जाएगा अंडर रूट का 5 प्लस अंडर रूट का 2 गुणा अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2। नीचे फिर से वही आइडेंटिटी। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन में नीचे हमेशा हर में हमेशा वो एक ही आइडेंटिटी आपको बार बार देखने को मिलेगी। वो क्या है, अंडर रूट का ए प्लस अंडर रूट का बी गुणा अंडर रूट का ए माइनस अंडर रूट का बी। ठीक है, इसका क्या लिखते हैं अपन, ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 बटे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 माइनस 2। तो ये बन गया अंडर रूट का 5 माइनस अंडर रूट का 2 बटे 3, 2 बटे 3। इसका मतलब हुआ कि अपन ने क्या किया, ये इसका नीचे देखो क्या था, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, नीचे क्या था अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको अपन ने बदल के नीचे देखो यहाँ पे एक क्या थी, अपरिमेय संख्या थी, यहाँ पे क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। इस अपरिमेय संख्या को बदल के अपन ने नीचे क्या कर दिया, परिमेय में कन्वर्ट कर दिया, नीचे परिमेय संख्या में क्या कर दिया, बदल दिया। इसका मतलब अगर आप एक को इसके मान से भाग लगाओगे उसका मान, और आप इसको इससे भाग लगाओगे इसका मान, दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको सोल्व करना है। अपना अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं है, अब ये अपनी एक्सरसाइज जो 1.4 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। तो अपनी जो एक्सरसाइज 1.5 है, ठीक है, वो एक्सरसाइज जो 1.5 है वो है घातांक के जो नियम अपन ने पढ़े थे उस पे ऊपर आधारित है। 1.5 जो एक्सरसाइज है, जो अपन ने वास्तविक संख्याओं के घातांक के जो नियम पढ़े थे उनके ऊपर आधारित है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, आप सभी को इनके मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 लगी हुई होती है, अगर किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 लगी हुई होती है तो इसका मतलब होता है कि वो उस संख्या का क्या पूछ रहा है, वर्गमूल पूछ रहा है। इसका मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 है, इसका मतलब यह है कि वो क्या पूछ रहा है, उसका वर्गमूल पूछ रहा है। इसका मतलब वो क्या है, उसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 और 64 का वर्गमूल 8। एक तरीका तो ये है इसका सोल्व करने का। दूसरा तरीका, इसको अपन घातांक नियम से सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो 64 है, इस 64 को आपको छोटे छोटे खंड, मतलब आपको अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। इसके गुणनखंड करके अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको तोड़ लेना है। तो कैसे करेंगे, देखो 64 में अपन 64 का अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग लगाएंगे 32 आ गया, 2 का भाग लगाएंगे 16 आ गया, 2 का भाग लगाएंगे 8 आ गया, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 4 आ गया, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 2 आ गया, और फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। इसको मैं इधर बता देता हूं एक बार। देखो ये 64 है, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, कितना आया 32, फिर से 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ गया 16, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 8 आ गया, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 4 आ गया, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 2 आ गया, और फिर से 2 का भाग लगाएंगे 1 आ गया। मतलब 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर 2 को मैं 6 बार गुणा करूंगा, मतलब 2 को मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कितनी बार गुणा करूंगा, 6 बार गुणा करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 64। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 6, 2 की घात 6। तो
मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की घात 6, और फिर इसके घात कितनी लग रही है, 1/2। फिर इसके घात कितनी लग रही है, 1/2। अब आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको एक घातांक नियम बताया था। वो नियम क्या था कि अगर a की घात m और फिर से उसके घात n लग रही है, a की घात m और फिर से उसके घात n लग रही है, तो वो क्या होता है, सॉरी n नहीं p था, a की घात p और इसके घात q लग रही है, जहां पे p और q दोनों क्या है, दोनों क्या है, परिमेय, मतलब ये परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसका क्या होगा, a की घात p गुणा q, मतलब दोनों घात आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो इसके अनुसार क्या होगा, 2 की घात, इसके अनुसार होगा 2 की घात 6 गुणा 1/2। दोनों घात आपस में गुणा हो गई, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 की घात, यहाँ पे बच गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 को 3 बार गुणा करना है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 64 की घात 1/2 का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 32 की घात 1/5। इसका मतलब यह है कि 32 को अपन क्या करेंगे, टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे अपन ने 2 की घात 6 किया था, तो 2 गुणा मैं आपको बता देता हूं। देखो अगर मैं 2 की घात 2 को 5 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 32। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, मतलब 2 को कितनी बार गुणा किया मैंने, 5 बार गुणा किया। तो 2 को अगर मैं 5 बार गुणा करूंगा तो मेरे पास 32 आएगा। तो 2 को 5 बार गुणा करने का मतलब हो गया कि 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 हो गया। अब इसके ऊपर घात कितनी लग रही है, 1/5। तो इसी नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट गया, तो इसका मान क्या आ गया, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मान क्या होता है, 2। 2 की घात 1 का मान क्या होता है, 2। ये इसका आंसर हो गया। अपना अगला जो क्वेश्चन है 125 की घात 1/3, ये आपको करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है कि ज्ञात करना है, आपको इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। आपको इन सभी के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो वही तरीका है जो अभी पहले था। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। तो आपको क्या करना है, इस 9 को तोड़ना है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, मतलब 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर। अरे भाई 3 गुणा 3 9 ही तो होता है, तो इसको लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर घात कितनी लग रही है, 3/2, ये घात लग रही है। तो ये दोनों घातें, घात के ऊपर घात होती है, मतलब ये जो अपना नियम है a की घात p और इसकी घात q, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a की घात p गुणा q। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मान क्या होता है, 27। मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 को 3 से गुणा नहीं करना है, 3 को 3 बार गुणा करना है, मतलब 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 27 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 32 की घात 2/5, इसमें भी वही तरीका है। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 5, अभी अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है। इसके घात कितनी है, 2/5, तो इसको क्या लिख सकता हूं, घात के ऊपर घात है, तो ये हो गया 2 की घात 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट गया, तो ये बच गया 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 4। तो 4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 की घात 3/, अपना अगला जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, वो क्या है, 16 की घात 3/4। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 16 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 की घात 4। क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 4, और इसके घात कितनी लग रही है, इसके घात कितनी लग रही है, 3/4। अब वही तरीका है, जब घात के ऊपर घात होती है तो 2 गुणा 4 गुणा
3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मान क्या होता है, 8 होता है। ये इसका आगे क्या आ गया, आंसर आ गया। अपना अगला फोर्थ क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 5। देखो, 5 25 और 25 पंजे 125, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 5 की घात 3, और इसके ऊपर घात कितनी है, -1/3। घात के ऊपर घात होती है तो आपस में क्या होती है, गुणा। तो 5 की घात 3 गुणा -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 5 की घात -1। और 5 की घात -1, मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको कि a की घात -n होता है या a की घात p होता है माइनस का, तो वो नीचे आके क्या बन जाता है, a की घात p प्लस में बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये नीचे प्लस में आके क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस में आके बन जाएगा 1/5 की घात 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आया, 1/5। इसका आंसर क्या आया, 1/5। ये अपना इसका सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, सरल करना है। तो देखो कैसे सरल करेंगे। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 2 की घात 2/3 गुणा, इस पॉइंट का मतलब होता है गुणा 2 की घात 1/5। मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी घातांक वाली, क्या थी, इनको तो क्या बोलते हैं, आधार, और इनको क्या बोलते हैं, घातांक, घात। तो जब आधार बराबर होता है और घातें अलग अलग होती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, एड यानी जुड़ जाती है। तो आपको क्या करना है, 2 की घात, सॉरी मैं आपको आइडेंटिटी लिख देता हूं, a की घात p गुणा a की घात q। देखो आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, a की घात p/q, a की घात p/q। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, 1/5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अपन तो ये आएगा 2 की घात, इसको जोड़ना है। जोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया था कि 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, फिर नीचे इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा 15। तो ये हो गया 2 की घात 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13, और ये आ गया 15, और ये इसका क्या आ गया, आंसर। ये इसका क्या आ गया, आंसर। सरल करने के बाद इसका आंसर क्या आया, 2 की घात 13/15। इस तरीके से पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 1/3 की घात 7, और इसके घात कितनी है, 7। देखो मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी, वो क्या थी कि 1/a की घात अगर नीचे n है, मतलब ये p है, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, a की घात -p। मतलब अगर नीचे कोई धनात्मक है, उसको अगर अपन ऊपर लेके आएंगे तो वो किस में हो जाएगी, ऋणात्मक में हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 की घात -7 और इसके घात 7। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 3 की घात, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 की घात -49। तो इसको सोल्व करेंगे तो वापस से अगर ये नीचे आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 की घात 3/49, 3/49। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, सरल करने पे इसका मान आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है 11 की घात 1/2 और 1/4। हाँ, अपना अगला क्वेश्चन है तीसरा, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। हाँ, तो मैंने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी लिखाई थी कि a की घात p बटे a की घात q। अगर आधार समान है, घातें अलग अलग है और भाग में है, तो क्या हो जाएगी, घातें आपस में माइनस हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अनुसार हो जाएगा
11 की घात 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। 1/2 का मतलब हो गया आधा और 1/4 का मतलब हो गया पाव। देसी भाषा में पाव जानते हो, आधे का आधा। तो जब आधे में से आधे का आधा घटाएंगे, मतलब आधे में से पाव घटाएंगे, तो क्या बच जाएगा, पाव बच जाएगा। और पाव को अपन क्या लिखते हैं, 1/4। ठीक है, या फिर इसको वैसे भी कर सकते हैं, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, नीचे इन दोनों का गुणा करके इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। मैंने आपको एक आइडेंटिटी लिखाई थी कि जब आधार अलग अलग है, आधार अलग अलग है और घाते समान है, तो क्या होगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। जो आधार है और जो इनके ऊपर घात है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 7 गुणा 8 और घात क्या आ जाएगी, 1/2। 7 को 8 से गुणा किया तो 7 8 56 और इसकी घात हो जाएगी 1/2। और ये इसका क्या आ गया, सरल करने के बाद आंसर आ गया। ये अपन ने एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, अब अपनी जो एक्सरसाइज अगली होगी वो सेकंड एक्सरसाइज होगी, जो मेरा नेक्स्ट क्लास में वो आप देख पाएंगे। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताए कि मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट्स करे और लाइक करे। मेरे चैनल का नाम है लेवल अप मैथ्स बाय नरेंद्र सर। थैंक यू।